Good morning, dear students. Welcome you all again on the platform of हिंद गुरु एकेडमी। ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का थर्ड लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोग जो है कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस करती है किडनी ये पढ़ चुके हैं, जिसमें हैलेज लूप और वसा रेक्टा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी रीजन। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेगुलेशन। किडनी किस तरह से अपने फंक्शन को रेगुलेट करती है। किडनी का फंक्शन सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं होता है, एक्सक्रीशन के साथ साथ जो है बॉडी की जो फ्लूइड वॉल्यूम है, आयोनिक कंसंट्रेशन है या फिर ब्लड प्रेशर है, इस सब को भी मेंटेन करती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो है कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। वो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है रिसीव करते हैं अगर कभी जो है बीपी ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो या बॉडी फ्लूइड कम हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर या फिर बॉडी फ्लूइड या आयोनिक कंसंट्रेशन ये जो है अगर कम हो रही है, बीपी कम हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, या बॉडी फ्लूइड जो है उसकी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन ये जो है डिक्रीज़ कर रही है, तो बॉडी के जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट एंड स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। तो किडनी का काम सिर्फ एक्सक्रीशन का नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि आयोनिक कंसंट्रेशन, पीएच और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, बॉडी की जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना, इन सब में भी इसका एक जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। और बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस अगर जो है फ्लूइड की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है जितनी होनी चाहिए, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो है, जो पार्ट हमारा ब्रेन का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस, ये जो है हमारी एंटीरियर, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसे कनेक्टेड रहता है। अब जो ये आगे जो पार्ट है ये एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, और पोस्टीरियर लोब जो है ये न्यूरो हाइपोफिसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये जो है हम लोग का हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही बॉडी की जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर रही है या फिर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है इस चीज़ से एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्योंकि ब्रेन का पार्ट है तो न्यूरॉन है यहाँ पे, कुछ न्यूरॉन जो है जो हार्मोन बनाते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर या फिर न्यूरो हार्मोन कह देते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है वहाँ पे जो हार्मोन बनेगा वो यही हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में बन रहा है, लेकिन ये आके स्टोर होता है यहाँ पे जो ये साइनेप्टिक जो नोब है, ये हमारे न्यूरॉन है। इन न्यूरॉन में जो हार्मोन बनता है वो बनता यहाँ है, बट स्टोर होता है जाके न्यूरो हाइपोफिसिस में। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट होगा, तो ये जो हार्मोन जो यहाँ बना था हाइपोथैलेमस में और स्टोर हो जाता है साइनेप्टिक नोब में, जो कि कहाँ पे है, न्यूरो हाइपोफिसिस में। यहाँ से रिलीज़ कराएगा ADH हार्मोन, यहाँ से रिलीज़ होगा ADH हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट एंड स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज of ADH
फ्रॉम न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एक ऐसा हार्मोन जो कि यूरिन बनने की जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो बॉडी की फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो एडीएच जो है वो रिलीज़ हुआ न्यूरोहाइपोफिसिस से। हालांकि ये बना जो है वो हाइपोथैलेमस में ही है। तो ये स्टिमुलेट होने की वजह से ये एडीएच हार्मोन आएगा। और एडीएच हार्मोन के दो फंक्शन हैं, एक तो ये वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन का मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स जितना डायमीटर है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको प्रेस कर देगा, इसलिए वैसोप्रेसिन। अब जितना डायलेशन है हमारी ब्लड वेसल्स का वो अगर और डिक्रीज़ कर जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है अगर वो इतनी थिक है तो उसको वैसोप्रेसिन करके ऐसे जो है डायमीटर कम हो जाएगी तो बीपी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह से एडीएच क्या है, वैसोप्रेसिन है, जिससे क्या होगा, बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी जो डिक्रीज़ हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा एडीएच जो है वो एक्ट करता है जो डीसीटी होती है, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स होते हैं। डीटीसी से मैक्सिमम जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करा देगा, यानी जो फिल्ट्रेट जो है हैंडलेस लूप से होते हुए अब डीसीटी में आया है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, इसलिए मैक्सिमम वाटर वहाँ से रीएब्सॉर्ब करा देगा। कहाँ रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, जो ब्लड की कैपिलरीज है वहाँ, जिसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, तो वहाँ पे उसका जो है एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। देखिए ये पीसीटी, फिर हैंडलेस लूप, फिर ये हो जाएगी डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। ये है तो डीसीटी वाला पार्ट ये कहलाया जाएगा, यहाँ पे ये डीसीटी हो गया। तो जो एडीएच है, जो यहाँ पे हमारी जो इफरेंट आर्ट्रियोल से जो ये ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, इसको क्या बोल रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो मैक्सिमम वाटर जब यहाँ से फिल्ट्रेट हो गया, ऐसे फिल्ट्रेट यहाँ से जा रहा है, क्योंकि जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो एडीएच का जो रिसेप्टर्स है वो यहाँ डीसीटी से, और यहाँ से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड में, वाटर। तो इस तरह से एडीएच के रिलीज होने से दो काम हुए, एडीएच एक तो वैसोप्रेसिन है, constrict the blood vessel and increase the blood pressure। तो ये नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से ब्लड प्रेशर। दूसरा जो है एक्ट ऑन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन पे एक्ट करेगा और यहाँ से एब्सॉर्ब या रीएब्सॉर्ब more water in peritubular capillaries, means leads to prevent डाययूरेसिस। डायूरेटिक जो होता है यानी कि जो है यूरिन का बनना, डायूरेसिस, तो प्रिवेंट कर देता है वाटर लॉस को, क्योंकि वाटर को मैक्सिमम जो है रिटेन कर लेगी बॉडी। ऑलरेडी हम लोग ने जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो पीसीटी है यहाँ पे 70 to 80% चीज़ों का जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में। यहाँ पे भी इसी तरह से जो है ये पीटीसी है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, यहाँ से 70 to 80%
हर हाल में होना ही होना है रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन डीसीटी में कंडीशनल है। तो अब जैसे ही जो बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रही है या बीपी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हुए और वो जो है स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस जो है इंस्ट्रक्ट करता है न्यूरो हाइपोफिसिस को, और न्यूरो हाइपोफिसिस से एडीएच हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा, और ये एडीएच जो है फर्दर दो काम कर देगा। एक वैसोप्रेशन यानी कि जो है ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है उसको जो है कंस्ट्रिक्ट कर देगा, इस तरह से जो है वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, प्लस जो है डीसीटी से मैक्सिमम वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही जो है ये सही हो जाएगी, मतलब जो फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो नॉर्मलाइज होगी, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ऑन नॉर्मलाइज ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ये क्या करेंगे, स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स। और ऑस्मो रिसेप्टर अगर जो है स्विच ऑफ हुए हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडीएच का रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, यानी एडीएच रिलीज़ नहीं होगा, तो फिर से हमारा जो है यूरिन बनना शुरू हो जाएगा। स्टॉप द रिलीज ऑफ ADH। कुछ लोगों में ADH जो है वो नहीं बन पाता है प्रॉपरली, तो ऐसे लोगों में जो है इसकी कमी की वजह से, यानी कि जो है अगर ADH प्रॉपरली नहीं बनता है जब उसकी ज़रूरत है बॉडी में, तो एक जो है डिसीज़ हो जाती है जिसको कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। यानी कि क्या है इसमें, लैक ऑफ ADH। तो अगर ADH नहीं है तो मैक्सिमम यूरिन बनेगा, और इस तरह से लगातार इंसान पानी पिएगा और लगातार जो है वो कंटिन्यू जो है यूरिन पास होगा इस तरह से, क्योंकि थोड़ा भी हमारी जो नेफ्रॉन होंगे डीसीटी खास तौर से, वो जो है वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH हो रहा है। तो ऐसी उस डिसीज़ को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। दूसरी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि शुगर या ग्लूकोज के बढ़ने से ब्लड में हो जाती है। तो इस तरह से रेगुलेट करती है किडनी। दूसरा जो है हमारा जेजी सेल एक होती है, जेजी एपरेटस। पहले मैं बता देती हूँ व्हाट इज जेजीए एपरेटस, यानी इसकी फुल फॉर्म जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, juxtaglomerulus apparatus। तो यही जो है कैसे है हम लोग का जो नेफ्रॉन है, कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहाँ हेनलेज लूप, ये असेंडिंग लिंब हो जाएगी, और जो ये यहाँ से डीसीटी है वो डीसीटी कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे अब ये जो हम लोग के पास एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये यहाँ से आएगी, और इधर से ये फ्रंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, और ये जो है इफरेंट
आर्टीरियोल। तो JGS एपरेटस जो होता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ये जो है कैसे बनेगा, यहाँ ग्लोमेरुलस और जो DCT की कुछ सेल्स होती हैं वो इस एफरेंट आर्टीरियोल के साथ जो है कनेक्ट करती है, इसी को कहा जाता है JGA। इसमें दो तरह की सेल्स है, कुछ हमारी मॉडिफाइड सेल्स होंगी, यहाँ एफरेंट आर्टीरियोल की कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स को कहा जाएगा JG सेल्स, और जो DCT की सेल्स है जो कि एंट्री ले रही है एफरेंट आर्टीरियोल में, ये जो है MD सेल्स कहलाई जाती हैं। तो इस तरह से दो तरह की सेल हो गई, एक ये है, इनको कहेंगे JG सेल, और ये वाली सेल्स जो है MD सेल। इन दोनों के मिलने से जो बन रहा है यही क्या है, JGA, यानी ग्लोमेरुलर जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। किन दो पार्ट के, जो एफरेंट आर्टीरियोल है और DCT के जहाँ कनेक्ट हो रही है, उसी को कहा जा रहा है जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में कुछ JG सेल हैं, JG सेल जो हैं JG cell are the modified cell of afferent arteriole, और जो MD सेल हैं are modified cell of DCT ऑफ नेफ्रॉन। तो ये जो है JGA यानी जुक्स्टाग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर एपरेटस कह देंगे, JG एपरेटस। ये JG एपरेटस जो है ये भी एक्टिवेट होगा जब जो है GFR फॉल होता है, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो जब कभी भी BP कम है इसका मतलब GFR कम है, और GFR कम है तो किडनी को जो है फ़ौरन रेगुलेट करना पड़ेगा, प्रेशर को नॉर्मलाइज करना होगा, उस वक्त पे हमारा जो है JGS सेल जो है वो काम करेगा। तो नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पे हमारी किडनी जो रेगुलेट हो रही है उसका फंक्शन, तो ये सेकंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि JGA apparatus activate when, कब ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा जब हम लोग का BP या GFR क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट फॉल होगा, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। जब GFR डिक्रीज़ हो रहा है, जिस प्रेशर से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होना चाहिए वो उतना वहाँ प्रेशर नहीं हो रहा है, तो उस वक्त पे JGA जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। GFR या फिर कह लीजिए जब BP जो है वो डिक्रीज़ होगा, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स जो है वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो भी चेंज हो रही है। तो इन सब में जब GFR कम हो रहा है तो JGA एपरेटस जो है वो एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेट होने का मतलब हुआ कि जो JG सेल है वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगी, JG सेल सिक्रीट रेनिन जो कि एक जो है किडनी की JG सेल से सिक्रीट होता है। ये रेनिन जो है हमारे ब्लड में ऑलरेडी एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इनएक्टिव होता है, इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि लीवर बनाता है। तो लीवर जो है लीवर प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन। ये जो है ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है, लीवर इसको बनाता है। जैसे हम लोग ने ब्लड क्लोटिंग में पढ़ा था, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में पड़े हुए होते हैं, जब कभी कोगुलेशन करना होता है तो वो एक्टिवेट किए जाते हैं। वैसे ही लीवर जो है यहाँ पे बना रहा है एंजियोटेंसिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही JG सेल्स जो है एक्टिवेट हुई और रिलीज़ किया रेनिन को, तो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो चेंज होता है, और चेंज होके ये बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, ये जाएगा एंजियोटेंसिन 1।
एंजीनोटेंसिन 1 में जो है ये एक्टिवेट होगा। अभी ये फर्दर और एक्टिवेट होना है, अभी थोड़ा एक्टिवेट हुआ है तो इसको और जो है कन्वर्ट होना है एंजीनोटेंसिन 2 में। इसके लिए जो हमारे जो लंग्स होते हैं तो लंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम। तो लंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे एक एंजाइम जिसका नाम है एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि ACE। इसकी प्रेजेंस में एंजीनोटेंसिन 1 जो है वो चेंज होगा एंजीनोटेंसिन 2 में। एंजीनोटेंसिन 2 अब ये जो है फुल्ली क्या है, एक्टिवेट है, इनएक्टिव ना होके एक्टिव है। तो जब कभी भी GFR जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है या फिर BP लो हो रहा है, उस वक्त पे जो है JG सेल सिक्रीट करती हैं रेनिन, और रेनिन की प्रेजेंस में जो एंजीनोटेंसिनोजन है वो एक्टिव फॉर्म एंजीनोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। फिर एंजीनोटेंसिन 1 जो है एंजीनोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ACE। ACE की फुल फॉर्म है ACE, एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से आता है, ये हमारे लंग से आएगा। अब एंजीनोटेंसिन 2 जो है वो एक तो क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। वैसो कंस्ट्रिक्टर मीन्स कि ब्लड वेसल्स को जो है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्टर है। जिस तरह से भी ADH पढ़ा था कि वैसो प्रेसिन है, वैसे ही एंजीनोटेंसिन 2 भी वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो एक तो ये एक्ट करता है एज ए वैसो कंस्ट्रिक्टर। तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करती है, इसकी वजह से जो BP होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। BP इंक्रीज होगा तो GFR बढ़ जाएगा। दूसरा जो है एंजीनोटेंसिन 2 जो है वो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एक एंडोक्राइन भी और ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर होती है, रीनल के ऊपर होती है। तो 2 जो काम कर रहा है, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो यहाँ से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं जिसको हम एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। लेकिन इसके कॉर्टेक्स से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ से स्टिमुलेट करती है एड्रिनल ग्लैंड को और रिलीज कराती है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन जो है वो DCT पे एक्ट करेगा और वहाँ से मैग्नीशियम सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा, और सोडियम के पीछे पीछे जो है वो वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन जो है ये भी किस पे काम करेगा, एक्ट ऑन DCT and reabsorption of sodium ion and water occur in peritubular कैपिलरीज। इस तरह से जो है GFR भी जो है बढ़ जाएगा। यहाँ BP बढ़ा है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, GFR इंक्रीज कर जाएगा, और साथ में यहाँ पे जब सोडियम आयंस यहाँ से जो है रीएब्सॉर्ब किए जाएंगे DCT से, और मैक्सिमम वाटर को भी रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। तो इन दोनों की वजह से ब्लड की जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगी तो फर्दर जो है क्या इंक्रीज कर जाएगा, BP बढ़ जाएगा। तो जैसे यहाँ जो है GFR इंक्रीज कर रहा है, इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी,
और इंक्रीज़ करेगी, ऑलरेडी ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इस तरह से बीपी बढ़ेगा और बीपी इंक्रीज़ करेगा तो फर्दर जीएफआर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो जेजीए यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वो जीएफआर के कम होने पे एक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले जेजी सेल जो है वो रिलीज़ करती है रेनिन, जो एमडी सेल्स है वो इन्फॉर्म करती है जेजी सेल को कि जो है जीएफआर गिर रहा है। जीएफआर गिर रहा है तो फ़ौरन जेजी सेल जो है रेनिन प्रोड्यूस करेगी और रेनिन से जो हमारे पास ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में जो पड़ा हुआ है एंजियोटेंसिनोजन वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। लीवर से आने वाला लंग से आने वाला जो फैक्टर है वो इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 जो है ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टर है और साथ में जो है एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वहाँ उसके जो कॉर्टेक्स होता है वहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन आएगा। एल्डोस्टेरोन जो है डीसीटी पे काम करेगा और डीसीटी से सोडियम आयन और जो है वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा। इस तरह से ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। इस तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। वहीं साथ में जो है थर्ड जो हम लोग रेगुलेशन पढ़ते हैं वो हो जाएगा हमारे पास एएनएफ फैक्टर जो कि हार्ट से आता है। तो जब बीपी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो असर है वो हार्ट का जो 2 ऊपर वाले चैम्बर है एट्रियल वॉल उस पे उसका जो है इफ़ेक्ट होता है। तो वहाँ से जो एट्रियल वॉल है वो रिलीज़ करती है एएनएफ फैक्टर, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एएनएफ फ्रॉम एट्रियल वॉल। तो इंक्रीज इन बीपी जो इंक्रीज़ होती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट और यहाँ से रिलीज़ कराएगा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये जो है अब ये ऐसे काम करेगा यानी कि क्या है, वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर यानी कि जो ब्लड वेसल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट हो गई है ऐसे है उसको क्या करने वाला है, ये इसको डायलेट कर देगा इस तरह से और ये डायलेट होगा तो बीपी जो है वो नॉर्मल होगा। अब इस तरह से तो बीपी बढ़ेगा क्योंकि अगर हम इसको कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो बीपी बढ़ा हुआ है। अब इसको डायलेट कर देंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा तो यही तो चाहते थे कि बीपी जो है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो इस तरह से जीएफआर फॉल हो रहा है तो बीपी को बढ़ाना पड़ेगा और बीपी अगर बढ़ जा रहा है तो एएनएफ फैक्टर जो है वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है बीपी डिक्रीज़ कर जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये है रेगुलेशन ऑफ। 3 तरह का हम लोगों ने पढ़ा है। एक ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो जो मेनली आयनिक कंसंट्रेशन है या बॉडी फ्लूइड की जो वॉल्यूम है उसको जो है रेगुलेट करता है। अगर वो कम हो रहा है तो एक्टिवेट होते हैं, जो कि रेगुलेट होता है एडीएच से। एडीएच जो है एक न्यूरॉन से आने वाला, न्यूरो हाइपोफिसिस से आने वाला हार्मोन है, न्यूरो हार्मोन है एक तरीके से। फिर हमारे पास जेजी एपरेटस वो जो है शुरू होता है, एक्टिवेट होता है जब जो है जीएफआर में जो है गिरावट होती है, फॉल होता है। थर्ड, अगर बीपी बढ़ जाता है तो फिर जो है एएनएफ आएगा और एएनएफ जो है वो वैसोडाइलेटर की तरह काम करेगा, बीपी को नॉर्मलाइज कर देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मैच्योरेशन। मिक्चुरेशन जो है वो है प्रोसेस टू रिलीज द यूरिन, प्रोसेस टू रिलीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी
ब्लैडर। तो मिक्सचुरेशन वो प्रोसेस है जो कि जब यूरेटर से, दोनों यूरेटर से जो है यूरिन आके स्टोर किया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, तो एक टाइम आएगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुल हो जाएगा, और फुल होगा तो उसकी वॉल में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे। वो रिसेप्टर्स जब स्ट्रेच होंगे तो ये मैसेज जो है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, वो लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में जो है मोटर न्यूरॉन को दो जगह भेजेगा। एक तो जो स्मूथ मसल्स है यूरिनरी ब्लैडर की, उसको उसका कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, और वहीं यूरिथ्रा की जो स्फिंक्टर होती है, उस स्फिंक्टर मसल्स को जो है रिलैक्सेशन, उसका रिलैक्स करा देगा, और वो रिलैक्स होगा तो यूरिन जो है बाहर पास किया जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस टू रिलीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। और जो ये न्यूरल जो एक्शन है, ये एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होगा। मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन है जो प्रोसेस है। अब इसमें यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन जो है स्लाइटली येलो इन कलर होता है, स्लाइटली येलो, और विद ए कैरेक्टरिस्टिक अडर के साथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक अडर के साथ होता है। और ये जो है, चलिए कलर हो गया, इसका जो अमाउंट होता है, तो एन एडल्ट ह्यूमन पास 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। हम लोग ने पढ़ा था कि जीएफआर का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 125 ml पर लीटर होता है, यानी कि हर दिन जो है 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट बन रहा है। लेकिन जो है एक एडल्ट ह्यूमन जो पास कर रहा है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही पास कर रहा है। दैट मीन्स कि यूरिन जो है 4 टाइम्स जो है मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो है पास आउट किया जाता है। 99% जो यूरिन फिल्टर के फॉर्म में जो फिल्ट्रेट हुआ था उसका 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ओनली 1% जो है वो कन्वर्ट होता है फिल्ट्रेट से यूरिन में। तो इस तरह से 1 से 1.5, और इस यूरिन में इतनी अमाउंट जो यूरिन की आ रही है उसमें ओनली 25 से 30 ग्राम ही जो है हैविंग 25 to 30 ग्राम यूरिया टू एक्सक्रीट, यानी कि जो यूरिन का अमाउंट है वो 1 से 1.5 लीटर जो है वो पास आउट हो रहा है, और उसके साथ में जो है 25 से 30 ग्राम जो है वो यूरिया पास आउट किया जा रहा है, एक्सक्रीट किया जा रहा है, जो कि कौन कर रहा है, किडनी उसको फिल्टर कर रही है ब्लड को फिल्ट्रेट के थ्रू, और फिर वो यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से हमारा यूरिन है। कैसे इसको पास आउट किया जाता है ये देखते हैं नेक्स्ट। तो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिनरी ब्लैडर है, दोनों तरफ से यूरेटर जो है, ये यूरेटर है, यहाँ से आके इसमें जो है यूरिन इकट्ठा होगा, और यूरिन के इसकी जो वॉल है यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वॉल पे। इस तरह से जब यहाँ यूरिन जो है फिल हो जाएगा तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है, जैसे ये फिल होगा, ये क्या है हमारे पास, इधर लिखती हूँ, स्ट्रेच रिसेप्टर, यानी कि दोनों यूरेटर से यूरिन जो है लाके स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे जो है यूरिन स्टोर होता है। जैसे जैसे स्टोर होता है तो इसमें जो है कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे जैसे ये जो है बढ़ता है, यानी स्ट्रेच होते हैं रिसेप्टर्स, तो एक सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल जो है वो जाएगा हाइपोथैलेमस को। तो यहाँ हाइपोथैलेमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंसरी न्यूरॉन हुए वो लेके जाएंगे यहाँ से, सेंसरी, ये होगा सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो स्ट्रेच हुए तो सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से जो है मोटर न्यूरॉन को भेजेगा और 2 मोटर न्यूरॉन यहाँ से काम करेंगे। एक मोटर न्यूरॉन जो है वो यहाँ पे स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिथ्रा एंड सेकंड जो है वो ये यूरिथ्रा को, ये यूरिथ्रा है, दोनों ही को क्या है, मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। ये मैसेज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आ रहे हैं 2 न्यूरॉन। एक जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को पहुंचेगा, वहाँ जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्मूथ मसल्स का बना है तो स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से यूरिन जो है वो रिलीज होगा। दूसरे जो यूरिथ्रा है, ये वाले पार्ट को हम यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में यहाँ पे जो है स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर जो है एक तरीके से सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि दोनों तरफ को जो है परमिशन करती है चीज़ों का आना जाना। लाइक जो है वॉल्व जो होती हैं, जो हम लोग ने हार्ट में पढ़ी हैं, वेन्स में पढ़ी हैं, वो 1 साइडेड ओपन होती है, स्फिंक्टर दोनों साइड ओपन होता है। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो एक सिग्नल भेजता है यूरिथ्रा को और रिलैक्स कराता है यहाँ से इसकी जो स्फिंक्टर मसल से उसका रिलैक्सेशन। तो इस तरह से सीएनएस जो है जो सेंड कर रहा है, ये 2 मोटर न्यूरॉन जो है, एक क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और सेकंड जो है रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स ऑफ यूरिथ्रा। और इस तरह से जो है यूरिन पास आउट हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये एक जो है रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं मैसेज, वहाँ से 2 मोटर न्यूरॉन, एक यूरिनरी ब्लैडर को, एक यूरिथ्रा को भेजे जाते हैं और इस तरह से जो है यूरिन को पास आउट कराते हैं। अब एनालिसिस ऑफ यूरिन जो है वो बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है लाइक जो है हमारा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज या फिर प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ जो है, जो कि इंडिकेट करती हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस को। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है एडीएच की कमी से होता है और डायबिटीज़ मिलाइटिस जो है वो शुगर की वजह से होता है। जब ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ जाता है तो होता है डायबिटीज़ मिलाइटिस। ओके, एनालिसिस of urine diagnose metabolic disorder and malfunctioning of kidney, malfunctioning of kidney. For example, presence of ग्लूकोज या फिर presence of कीटोन, ग्लूकोज इन यूरिन और इन कीटोन इन यूरिन। अगर यूरिन में हमें ग्लूकोज या फिर कीटोन मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है तो ग्लाइकोसूरिया, और अगर कीटोन मिल रहा है तो कीटोन न्यूरिया कहा जाता है।
और ये दोनों ही इंडिकेट करता है डायबिटीज़ मिलाइटस को। जो डायबिटीज़ मिलाइटस के पेशेंट होते हैं उनमें ये दोनों उनके यूरिन में डिटेक्ट किया जाता है। तो डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट डायबिटीज़ मिलाइटस। तो यूरिन की एनालिसिस की जाती है, क्लिनिकल एनालिसिस, और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या किडनी कुछ माल फंक्शनिंग कर रही है उसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर ब्लड में जो है वो ग्लूकोज या फिर कीटोन बॉडीज़ हमें यूरिन में अगर हमें जो है इन दोनों में से कोई सा भी कुछ मिल रहा है, ग्लूकोज या कीटोन, ये इंडिकेट करते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस को। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ अदर ऑर्गन्स। अदर ऑर्गन्स एक्ट एग्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है। फॉर एग्जांपल जब हम ब्रीथ करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो है एक्सेल करते हैं। तो CO2 भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ब्रीथिंग में जो है ऑक्सीजन का रोल नहीं है, बल्कि जो है CO2 को एक्सेल करने के लिए लेते हैं। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स जो है वो डेली 200 ml CO2 जो है रिमूव करते हैं पर मिनट एंड सम वाटर वेपर भी साथ में। तो लंग्स जो है वो पर मिनट के हिसाब से देखें, एक लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो एक्सेल कर रहे हैं, यानी 200 ml CO2 जो है पर मिनट, और उसके साथ में कुछ वाटर वेपर जो है वो रिमूव कर रहे हैं, यानी कि लंग्स रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड जो है लीवर, और लीवर क्या है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और ये जो है लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये एलिमिनेट करती है बहुत सारी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल जो है रिमूव, लाइक जो है लीवर जो है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल करती है, कुछ स्टेरॉइड, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन और विटामिन C एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है लीवर से। इसके अलावा स्किन में हमारे पास है जैसे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड जो है, स्वेट ग्लैंड जो है वो वाटर रिलीज़ करती है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl होती है। वैसे तो स्वेट का जो काम है वो मेनली जो है कूलिंग इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ इसके साथ में जो है NaCl है, कुछ लैक्टिक एसिड है, कुछ यूरिया भी रिलीज़ करती है। तो रिलीज़ या रिमूव वाटर हैविंग NaCl, फिर थोड़ा जो है NaCl के साथ लैक्टिक एसिड एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया। इसी तरह जो है सीबेसियस ग्लैंड की बात करें, सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो सीबेसियस ग्लैंड जो है वो भी रिमूव कर रही है, रिमूव वैक्सिस
वैक्सीज रिमूव करती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, और यूरिया है इसको रिलीज कर रही है। इवन स्लाइवा ऑल्सो रिमूव some amount of nitrogenous waste तो नेक्स्ट है हम लोग के पास कुछ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर ऑफ किडनी। डिसऑर्डर ऑफ किडनी यहाँ पे जो है जैसे यूरीमिया, यूरीमिया क्या है? यूरीमिया यानी प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो अगर ये हो रहा है, ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? फेल्योर ऑफ किडनी, फेल्योर ऑफ किडनी। तो किडनी कहीं ना कहीं जो है अपना जो काम है वो सही से नहीं कर पा रही है, इसीलिए जो है ब्लड में यूरिया की अमाउंट बढ़ रही है। और अगर ये बढ़ रही है तो क्या करना पड़ेगा? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। और इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट का ब्लड है एक कन्वीनिएंट आर्टरी से पंप आउट किया जाता है। कन्वीनिएंट आर्टरी से ब्लड पंप आउट करेंगे कन्वीनिएंट आर्टरी टू ए आर्टिफिशियल किडनी। लेकिन इससे पहले जैसे हम ये ब्लड यहाँ से किसी भी कन्वीनिएंट आर्टरी से बाहर निकाल रहे हैं, पहले मेंटेन करेंगे इसका, मेंटेन टेम्परेचर 0 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर इसमें जो है हिपेरिन ऐड करेंगे, एडिंग ऑफ जो है हिपेरिन यानी एक्स्ट्रा अमाउंट, जो क्या होता है एंटी कोगुलेंट होता है, यानी ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। अब इसको हम पास आउट करेंगे एक आर्टिफिशियल किडनी में, और ये आर्टिफिशियल किडनी जो है ये एक आर्टिफिशियल किडनी है। इसके अंदर होती है सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब जो है काफ़ी ऐसे जो है इसके अंदर यहाँ से ब्लड इसके अंदर जो है डालेंगे, और ये सेलोफेन ट्यूब कहलाई जाएगी। सेलोफेन ट्यूब है। सेलोफेन ट्यूब जो है होती है वो सेमी परमेबल होती है। यहाँ से जो पेशेंट का ब्लड है जो कि एक आर्टरी से निकाला गया है, उसको यहाँ से जो है इस मशीन के अंदर से गुजारेंगे। ये जो मशीन है इसको जो है आर्टिफिशियल किडनी भी कह देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी। ये आर्टिफिशियल किडनी जो है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसकी कंपोजिशन जो है ये यहाँ पे फ्लूइड है, जिसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगी एज द देखिए ब्लड यहाँ पे गया, यहाँ पे जो है पेशेंट के जो ब्लड होगा उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया की अमाउंट होगी। जो बाहर ये वाला जो फ्लूइड है ये लाइजिंग फ्लूइड है। एग्जैक्ट कंपोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट nitrogenous waste।
तो सेम जैसा ब्लड है वैसा ही यहाँ पे भी कंपोजिशन है, प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है वो सेम है, बस यहाँ यूरिया नहीं है, लेकिन पेशेंट का जो ब्लड आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया है। जैसे जैसे सेलोफेन ट्यूब से वो घूम के बाहर आएगा, वैसे वैसे जो है यहाँ से जो यूरिया है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यूरिया है, हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ बाहर लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से जो है यूरिया बाहर मूव कर जाएगा। ये जो फ्लूइड है इसको टाइम टू टाइम जो है यहाँ से निकाल के चेंज करते रहेंगे, और फिर जो है जो ब्लड है यहाँ से वापस जो आएगा तो इसमें फिर से हम मिलाएंगे, एक तो टेम्परेचर ठीक कर देंगे इसका, प्लस जो है एंटी हिपेरिन ऐड करेंगे, एंटी हिपेरिन, और फिर जो है ये पेशेंट को दिया जाएगा बाय ए कन्वीनिएंट वेन कह दीजिए। जब बाहर लेंगे तो आर्टरी से ले रहे हैं, जब वापस डाल रहे हैं पेशेंट के अंदर तो फिर वेन के थ्रू। तो यानी कि यहाँ पे जो यूरिया है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है बाय डिफ्यूज़न। इस तरह से जो है हीमोडायलिसिस हो जाएगा अगर यूरेमिया है। इसके अलावा किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अगर कंप्लीटली किडनी फेल है तो फिर कोई भी क्लोजेस्ट जो रिलेटिव होगा उससे किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। यहाँ पे पूरा टिश्यू मैचिंग वगैरह चलता है, और फिर उसके बाद जो है उस पेशेंट को क्या देना पड़ता है, लगातार जो है उसको इम्यून सप्रेसर देने पड़ते हैं। इम्यूनिटी सप्रेसेंट, और ये क्या होते हैं, सप्रेसेंट जो है ये होते हैं हमारे बेसिकली जैसे कोलेस्ट्रॉल एंड जो साइक्लोपोरिन ए, ये हमें जो है हम जो फंजाई पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का ट्राइकोडर्मा, वहाँ से मिलता है साइक्लोपोरिन ए। तो साइक्लोपोरिन ए जो है इम्यून सप्रेसर है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो जो पेशेंट जो है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की गई है उसको ये देना पड़ता है। उसके बाद है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो एक ये हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करें या हीमोडायलिसिस करेंगे, यूरिया बढ़ गया है, या ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस जहाँ ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि बोमन कैप्सूल में होती है, और है रीनल कैलकुलाई, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। मेनली कौन सा सॉल्ट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, तो इस तरह से ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो 3 चैप्टर हो गए हमारे फिजियोलॉजी के। नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। आप लोग पढ़िए। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए आप लोग का।